हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अवरोधक और अनकपलर्स ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण के। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अवरोधक। ये जो अवरोधक होते हैं ये परिवहन श्रृंखला के किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करते हैं और उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, उसे बाधित कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोटिनोन। रोटिनोन एक यौगिक है जो कि ट्रॉपिकल पौधों की जड़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबिक्विनोन को जो इलेक्ट्रॉन का परिवहन है उसे अवरोधित करता है। रोटिनोन जो है फिशेस और इंसेक्ट्स के लिए कम नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि इनमें ये उनके गिल्स और ब्रीदिंग ट्यूब्स के द्वारा आसानी से बाहर पास आउट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। इसमें आप रोटिनोन का स्ट्रक्चर या संरचना भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है पियोसिडिन ए। पियोसिडिन ए जो है वो एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज द्वारा उत्पादित की जाती है। ये संरचनात्मक रूप से यूबिक्विनोन के समरूप होता है और यूबिक्विनोन से जो आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबिक्विनोन को जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसे ये प्रिवेंट करता है क्योंकि यूबिक्विनोन के समरूप होता है तो खुद ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट अवरोधक है अमाइटर, जिसे एमोबार्बिटॉल भी कहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन परिवहन को बाधित करता है और आयरन सल्फर प्रोटीन से यूबिक्विनोन को जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसे बाधित करता है। ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं पियोसिडिन ए का। नेक्स्ट फिर है अवरोधक एंटीबायोटिक एंटीमाइसिन ए। ये एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा उत्पादित होती है। ये कॉम्प्लेक्स 3 जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का परिवहन है उसे ब्लॉक कर देती है और इस तरह ये साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को या परिवहन को बाधित करते हैं। ये जो एंटीबायोटिक एंटीमाइसिन ए है इसके प्रभाव को हम एस्कॉर्बेट या जिसे हम विटामिन सी कहते हैं उसे ऐड करके बाईपास कर देते हैं क्योंकि विटामिन सी जो है वो डायरेक्टली साइटोक्रोम सी को रिड्यूस या अपचयित कर देता है। अब आप यहाँ पे इसका संरचना देख रहे हैं एंटीबायोटिक एंटीमाइसिन ए की। नेक्स्ट है फिर साइनाइड। साइनाइड जो है वो ऊतकों में बहुत ही तीव्रता से प्रवेश कर जाता है और थोड़ी सी मात्रा ही इसके लिए जो है वो कुछ मिनटों के अंदर लीथल या घातक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। आप सभी जानते होंगे कि साइनाइड जो है हम उससे अगर सिर्फ जीभ पर अपने रखें तो विद इन सेकेंड्स पर्सन की डेथ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ऊतकों के अंदर प्रवेश करता है और ऊतकों के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो साइनाइड आयन है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ टाइटली बाइंड कर जाता है और जो टर्मिनल ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन को उसे सीज कर देता है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते जिससे रेस्पिरेशन बाधित होता है और वो पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है अजाइड। अजाइड जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और टर्मिनल ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है या परिवहन है उसे ब्लॉक करता है और अजाइड जो है यहाँ पे ये साइटोक्रोम के फेरिक फॉर्म से जो है उससे रिएक्ट करता है, फेरिक फॉर्म से। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन के परिवहन को ब्लॉक करता है, लेकिन अजाइड से ये बस इस बात में भिन्न है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो साइटोक्रोम के फेरस फॉर्म को इनहिबिट करता है जबकि अजाइड जो है वो उसके फेरिक फॉर्म को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण के इनहिबिटर्स या अवरोधक। ये जो कंपाउंड होते हैं ये कोशिका में इलेक्ट्रॉन परिवहन को बाधित करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के परिवहन को बाधित करते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस या एटीपी संश्लेषण से युग्मित होते हैं। सबसे पहला उदाहरण है ओलिगोमाइसिन। ये जो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से प्राप्त की जाती है और ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड ADP है उनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को जो ADP है उनमें एक्चुअली ऊर्जा के ट्रांसफर को ये बाधित करते हैं और उसे ATP में परिवर्तित नहीं होने देते। ओके, तो ये जो इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो कपल्ड होती है फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया से।
एटीपी सिंथेज एंजाइम में दो कंपोनेंट होते हैं, F1 और FO कंपोनेंट। तो ये जो FO कंपोनेंट है यही जो है ओलिगोमाइसिन से बाइंड करता है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे एडीपी का फॉस्फोरिलीकरण होकर एटीपी नहीं बन पाता। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण के अवरोधक का DCCD, जिसका पूरा नाम है डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोनिमाइड। ये जो है FO कंपोनेंट के द्वारा जो प्रोटॉन की पंपिंग होती है या फ्लो होता है उसे ब्लॉक कर देता है और इस तरह इलेक्ट्रॉन परिवहन जो एटीपी सिंथेसिस से कपल्ड है उसे ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टाइलोसाइड। ये भी एक टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड है जो कि अट्रैक्टाइलिस गमीफेरा नाम के पौधे के राइजोम से प्राप्त होता है और ये जो पौधा है ये इटली में पाया जाता है। ये ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया को इस तरह बाधित करता है कि ये एटीपी और एडीपी के लिए जो एंटीपोर्ट साइट है उससे कॉम्पीट करता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एडीपी एटीपी एंटीपोर्ट साइट जो पाई जाती है उससे ये कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करता है। इससे ये होता है कि फिर एडीपी जो है वो साइटोसोल से मैट्रिक्स में एंटर नहीं कर पाता और फिर एटीपी में परिवर्तित नहीं हो पाता। अट्रैक्टाइलोसाइड जो है ये ब्लॉक करता है, इस तरह ओलिगो बाइसिन से एक स्टेप आगे जाकर ये बाधित करता है इलेक्ट्रॉन परिवहन को और ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण को। अनकपलर्स, अब हम देखेंगे अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। अनकपलिंग एजेंट जो होते हैं वो वे कंपाउंड होते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस के दौरान जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का साइटोक्रोम तंत्र में उसे बाधित करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो परिवहन है वो तो इसमें कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो उसके साथ कपल्ड है कि एडीपी से फॉस्फोरिलीकरण होकर एटीपी बनेगा वो यहाँ पर नहीं हो पाता। वो जो फ्री एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, वो एडीपी को फॉस्फोरिलीकृत करके एटीपी में परिवर्तित नहीं कर पाते। तो ये जो अनकपलिंग एजेंट्स हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को प्रोटॉन के लिए बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ये हाइड्रोफोबिक दुर्बल अम्ल होते हैं और इनकी हाइड्रोफोबिसिटी के कारण ये इजीली जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से विसरित होकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाते हैं, वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में। और फिर जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं वहां पे वो प्रोटॉन को मुक्त कर देते हैं और इस तरह जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कोलैप्स हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। उदाहरण है इसका 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनोलेट आयन फॉर्म में है साइटोसोलिक रीजन में, फिर वहां से ये प्रोटॉन को ग्रहण करके 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म बनाता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म जो है वो आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और वहां जाकर ये पुनः प्रोटॉन को मुक्त कर देता है मैट्रिक्स में और फिनोलेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह आप देख रहे हो कि आंतरिक जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके आर पार जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो नहीं बन पा रहा है और वो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनकपलर का डाइक्यूमेरॉल। डाइक्यूमेरॉल जो है कुमेरिन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से मिलता है और कुमेरिन जो है वो एक स्वीट क्लोवर का प्राकृतिक घटक है। तो इसका जो एक्शन है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल की ही तरह होता है। डाइक्यूमेरॉल जो है ये विटामिन के फंक्शन का एंटागोनिस्ट भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रिपल CP, जिसे हम कार्बोनिल साइनाइड क्लोरोफिनॉल हाइड्रोजोन कहते हैं। इसका भी एक्शन जो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल की तरह होता है। सारे अनकपलर्स एजेंट का जो फंक्शन है वो सेम ही मैकेनिज्म से वो वर्क करते हैं, बस ये इनमें जो कॉमन फीचर है वो है कि वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रिपल CP जो है वो भी साइटोसोलिक रीजन में प्रोटोनेटेड होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करके एंटर करके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में को पार करके फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोटॉन को मुक्त कर देता है।
नेक्स्ट फिर हम आते हैं आयनोफोर्स। आयनोफोर्स जो होते हैं वो आयन कैरियर्स होते हैं और ये लिपोफिलिक पदार्थ होते हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट धनायन को बाइंड करने की क्षमता होती है। तो अनकपलर से बस ये इस बात में भिन्न होते हैं कि ये किसी भी कैटायन को या धनायन का परिवहन करते हैं और वो धनायन प्रोटॉन के अलावा कोई धनायन होता है, बस ये बात में का डिफरेंस है। और जो अनकपलर्स हैं वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइनोफोर्स जो अनकपल है, आइनोफोर्स जो अनकपलिंग एजेंट है या अनकपलर्स हैं, वो ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण को इस तरह बाधित करते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट पैदा करते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आर पार, जिससे क्या होगा कि ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बन पाता और प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बन पाने से एडीपी का फॉस्फोरिलीकरण नहीं हो पाता। तो ये जो आइनोफोर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। एंड इनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो ये आइनोफोर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि इजीली मेम्ब्रेन के आर पार एंटर कर सकता है। इसका उदाहरण है वेलिनोमाइसिन। जो टॉक्सिक आइनोफोर वेलिनोमाइसिन है वो एक लिपिड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है पोटेशियम आयन के साथ, जो कि साइटोसोल में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सब जानते होंगे पोटेशियम जो है उसका वो कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोलिक रीजन में बहुत होता है। तो ये वेलिनोमाइसिन उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आसानी से पारित होकर पारगम्यता आसानी से जाकर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और वहां प्रवेश करके ये पोटेशियम आयन को मैट्रिक्स में मुक्त कर देता है। चूंकि पोटेशियम आयन में प्रोटॉन की तरह ही एक ही धनावेश होता है, तो जो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना था प्रोटॉन के कारण, वो जो बनता है वो ग्रेडियंट वो पोटेशियम आयन के प्रवेश करने के कारण वो ध्वस्त हो जाता है, वो बन नहीं पाता है और वो जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है हीट या ऊष्मा के रूप में। तो इस तरह आपने देखा कि जो आइनोफोर्स हैं ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में को अनकपल करते हैं एडीपी के फॉस्फोरिलीकरण से, यानी वहां पे एडीपी का फॉस्फोरिलीकरण नहीं हो पाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होगा, लास्ट में ऑक्सीजन को नहीं हो पाता। नेक्स्ट फिर हम आते हैं लास्ट अनकपलिंग प्रोटीन। अब तक हमने देखा अनकपलर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, पर एक अनकपलिंग प्रोटीन थर्मोजेनिन होती है जो कि ज्यादातर मैमल्स में पाई जाती है और ह्यूमन बींग्स में भी। ये जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, नवजात जो शिशु है, उनके एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है। ये एडिपोज टिश्यू को हम ब्राउन फैट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल का ऑक्सीकरण होता है, ईंधन का, वो एटीपी के उत्पादन के लिए नहीं होता बल्कि वो ऊष्मा को उत्पादित करता है ताकि जो नवजात शिशु है वो वार्म रह सके, गर्म रह सके, उसका तापमान मेंटेन रह सके शरीर का। तो ये जो स्पेशलाइज्ड विशिष्ट एडिपोज टिश्यू है ये ज्यादातर ह्यूमन इन्फेंट्स में गले के पीछे की तरफ उपस्थित होता है और ये ब्राउन होता है क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ब्राउन फैट का, वो दूसरे मैमेलियन कोशिका की ही तरह होता है, लेकिन बस उसमें ये भिन्नता होती है कि इनकी मेम्ब्रेन में, आंतरिक मेम्ब्रेन में थर्मोजेनिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम अनकपलिंग प्रोटीन कहते हैं। और ये जो अनकपलिंग प्रोटीन है ये प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में लाने के लिए एक चैनल या पाथ प्रोवाइड करती है। तो प्रोटॉन यहाँ पर एटीपी सिंथेज से ना आके इस थर्मोजेनिन प्रोटीन से वापस मैट्रिक्स में आते हैं, तो जिससे वो कपल नहीं हो पाता फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में। और जो भी एनर्जी है प्रोटॉन ग्रेडियंट के ध्वस्त होने से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, वो ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है और यही ऊष्मा जो है वो नवजात शिशु के शरीर के तापमान को मेंटेन करने में हेल्प करती है, योगदान करती है। तो इस तरह आपने ये सारे इनहिबिटर्स देखे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, और अनकपलर्स देखे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के।